हेलो, वेलकम टू ऑल ऑफ़ यू। स्वागत है आपका शिखर के डिजिटल प्लेटफॉर्म में। और हमारी जो जीएस की 20 क्वेश्चंस की सीरीज़ चल रही है उसको आज कंटिन्यू करते हैं। तो फर्स्ट प्रश्न देखिए आप स्क्रीन पे। पहला प्रश्न है, राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है। राज्य के बारे में बताया जा रहा है कि राज्य में धन विधेयक प्रस्तुत किया जा सकता है, मनी बिल कहाँ पर प्रस्तुत किया जा सकता है। ए, दोनों में से किसी भी सदन में, यानी कि यदि वो द्विसदनीय है, वो विधानसभा भी और विधान परिषद भी है, दोनों सदनों में परस्पर एक साथ केवल विधानसभा में, या डी केवल उच्च सदन में। तो फर्स्ट प्रश्न का आंसर देने का कोशिश करें। पहला प्रश्न, तो इस प्रश्न का सही आंसर है केवल विधानसभा में, क्योंकि मनी बिल की बात हो रही है, धन विधेयक की बात हो रही है, धन विधेयक की बात हो रही है, और इस मनी बिल की बात हो रही है राज्य के संदर्भ में। और राज्य में जो सदन होता है वो एक सदन भी हो सकता है, द्विसदनीय भी हो सकता है। यदि वो एक सदनीय है तो केवल विधानसभा होगा, विधानसभा होगा, और द्विसदनीय है तो विधानसभा व विधान परिषद होगा। क्योंकि मनी बिल की बात है तो मनी बिल के संदर्भ में विधान परिषद को किसी भी प्रकार के कोई पार्ट्स नहीं होती है। ये जो पावर है ये केवल विधानसभा को होती है, इसलिए सही आंसर इसका सी होगा, विधानसभा। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था। ए, शशांक, बी, पुष्यमित्र शुंग, सी, ईशान वर्मा, डी इनमें से कोई नहीं। तो देखें, बोधि वृक्ष को नष्ट करने वाला शासक कौन था, इसका आंसर दीजिए। बोधि को शासन कर बोधि वृक्ष को तो इसका सही आंसर इसका सही आंसर होगा शशांक। इसका राइट आंसर है शशांक। बोधि वृक्ष को जिसने काटकर समाप्त किया था उसका नाम है शशांक। शशांक गौड़ वंशीय है, गौड़ वंशीय है, और गौड़ वंशीय शशांक ने उस बोधि वृक्ष को समाप्त कर दिया था, बोधि वृक्ष को काटकर नदी में फेंक दिया था, जिसके नीचे महात्मा बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। तो महात्मा बुद्ध को जिस बोधि वृक्ष के नीचे एनलाइटमेंट हुआ, ज्ञान प्राप्त हुआ, उसको गौड़ीय नरेश शशांक ने काटकर नदी में फेंक दिया था। ये एक प्रकार की ब्राह्मणवादी वर्चस्वता थी जो बौद्धिज्म पर देखने को मिलती है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट है, हर्षवर्धन पराजित हुआ था, हर्षवर्धन पराजित हुआ था शशांक से, रामपाल से, पुलकेशियन से, या प्रवरसेन से। हर्षवर्धन पराजित हुआ था ए, शशांक से, बी, रामपाल से, सी, पुलकेशियन से, या डी, प्रवरसेन से। तो देखिए इसका सही आंसर क्या होगा। हर्षवर्धन को किसने पराजित किया था। तो हर्षवर्धन को पराजित किया था पुलकेशियन द्वितीय ने। ये आप यहां पर जरा हम देखते हैं इस प्रश्न के बारे में। तो यहां हम यदि देखें तो हर्षवर्धन का शासन इधर रहा है, वर्धन वंश है, वर्धन वंश है। यहां ये थानेश्वर इनकी राजधानी है, थानेश्वर इनकी राजधानी है। तो हर्षवर्धन उत्तर से दक्षिण की ओर अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। तो यहाँ पर हम देखेंगे तो यहाँ नर्मदा नदी है, नर्मदा नदी है,
तो नर्मदा नदी के दक्षिण में चालुक्य वंश है, इधर आपका चालुक्य राजवंश है, और उस चालुक्य वंश का महत्वपूर्ण शासक है पुलकेशियन द्वितीय। पुलकेशियन द्वितीय। इस पुलकेशियन द्वितीय और हर्षवर्धन के बीच नर्मदा नदी के तट पर यह युद्ध हुआ, जिस युद्ध में पुलकेशियन द्वितीय ने हर्षवर्धन को पराजित किया और दक्षिण भारत की तरफ हर्षवर्धन के राज्य का जो विस्तार है वो रोक दिया गया। तो इसका सही आंसर है पुलकेशियन। शशांक आप देख चुके हैं, गौड़ीय वंश शशांक, जिन्होंने बोधि वृक्ष को काटकर फेंकवा दिया था, बोधि वृक्ष को, है ना। तो यह है आपका आंसर इसका। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न है, मुगल नौसेना का सेनापति कौन होता था? ए मुआलिज्म, बी मीर बहर, सी कैरानी, डी नाखुदा। मुगल नौसेना का प्रमुख सेनापति, ए मुआलिम, बी मीर बहर, सी कैरानी, डी नाखुदा। तो इस प्रश्न का सही आंसर है नौसेना, मुगल नौसेना का प्रमुख सेनापति को हम मीर ए बहर कहते थे। फैक्चुअल प्रश्न है, नौसेना का प्रमुख सेनापति। यद्यपि देखें हम, यदि मुगल से हम प्रश्न को देखते हैं तो प्रश्न कुछ ऐसा है कि मुगलों की ज्यादातर जो सत्ता है या ज्यादातर राजवंश है वो आप इस स्थल पर ही देखिए, ज्यादातर दक्षिण की तरफ इनका प्रभाव बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी अकबर के समय में नौसेना के महत्व को समझा गया था। नौसेना के महत्व को समझा गया था। इसका कारण यह है कि 1570-71 में अकबर ने गुजरात की विजय की थी, और जब वो गुजरात की विजय करी थी तो उसी टाइम में उसे समुद्र के महत्व के बारे में भी कहीं ना कहीं पता चला था। तो एक नौसेना की स्थापना पर बल दिया गया और इसका जो प्रमुख है वो मीर बहर को बनाया गया था। नेक्स्ट प्रश्न पे चले। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्लैक होल दुखद घटना के समय बंगाल का नवाब कौन था? अलीवर्दी खां, मीर जाफर, सरफराज खां या सिराज उद्दौला। ब्लैक होल ट्रेजेडी के समय बंगाल का नवाब कौन था? ब्लैक होल ट्रेजेडी के समय बंगाल का प्रमुख नवाब था, यदि देखा जाए तो सही आंसर है सिराजुद्दौला। ये जो ब्लैक होल ट्रेजेडी है, ब्लैक होल घटना, या इसे हम काल कोठरी की घटना के नाम से भी जानते हैं, काल कोठरी की घटना भी हम इसको कहते हैं। इस घटना के समय बंगाल का जो नवाब है वो सिराज उद्दौला थे। बंगाल के नवाब थे सिराज उद्दौला। अब ये जो काल कोठरी की घटना, ये बंगाल में एग्जैक्टली कलकत्ता में हुई, और इस काल कोठरी या ब्लैक होल घटना का जो सूत्रपात करता है, सूत्रपात करता, जिसने ये पूरी की पूरी कहानी बनाई, आप यूं कह लीजिए कि मनगढ़ंत कहानी जिसने बनाई है, उसका नाम है, कभी कभी पूछ लेते, जेड हॉलवेल। यदि कभी पूछेंगे कि किसने काल कोठरी की घटना या ब्लैक होल घटना की पूरी कहानी बनाई है, तो उनका नाम है जेड हॉलवेल। हुआ यूं कि बंगाल में सिराजुद्दौला का शासन है, तो सिराजुद्दौला और अंग्रेजों के बीच वॉर ऑफ टसल चल रहा है, कई प्रकार की चीजें चल रही है। वो सिराजुद्दौला एक सेल्फ स्टीम किंग है, स्वाभिमानी शासक है, तो ब्रिटिश को मना करता है कि आप किसी प्रकार की फोर्टिफिकेशन कलकत्ता या उसके आसपास नहीं करेंगे। ब्रिटिश इन सब चीज़ों को नज़रअंदाज करता है और सिराजुद्दौला की बातों को नहीं मानता है। परिणाम स्वरूप ये होता है कि 20 जून 1756 ईस्वी को कलकत्ता में 146 लोगों को, अकॉर्डिंग टू
जेड हॉलवेल की थियरी के अनुसार कलकत्ता में 20 जून की रात को गर्मी के समय में 146 लोगों को एक छोटे से बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है, और इस बंद कमरे में बंद कर दिया जाता है, और अगली सुबह यानी कि 21 जून को उन्हें खोला जाता है या बाहर निकाला जाता है। तो जेड हॉलवेल के अनुसार केवल 33 लोग जिंदा बचे, 33 लोग जिंदा बचे, और इन 33 लोगों में से एक थे जेड हॉलवेल। तो जेड हॉलवेल अपनी किताब में लिखता है कि किस प्रकार से जून के महीने में उतनी गर्मी में एक छोटे से कमरे के अंदर 146 लोगों को रखा गया, और किस प्रकार सुबह केवल 33 लोग ही उन्हें जिंदा बचे। तो इसके लिए सिराजुद्दौला को उत्तरदायी ठहराया गया, और बाद में इसी आधार पर आगे हम देखते हैं कि 23 जून 1757 में हम देखते हैं कि यहाँ पर एक युद्ध होता है जिसे हम प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। अलीवर्दी खान, ये भी बंगाल के नवाब है। जब हम बंगाल के नवाब के बारे में पढ़ते हैं, बंगाल के नवाब जब हमारे पास चैप्टर आता है तो हम उसमें पढ़ते हैं कि सबसे पहला जो बंगाल का नवाब है मुर्शिद कुली खां है। मुर्शिद कुली खां, मुर्शिद कुली खां के बाद जो बंगाल के नवाब बनते हैं उनका नाम है शुजा उद दौला। शुजा उद दौला के बाद जो बंगाल के नवाब बनते हैं उनका नाम है सरफराज खान, और सरफराज खान के बाद जो बंगाल के नवाब बनते हैं उनका नाम है अलीवर्दी खान। ये वही अलीवर्दी खान है जिन्होंने यूरोपियंस के बारे में कहा था, यूरोपियन के बारे में कहा था कि ये जो यूरोपियंस है ये शहद की मक्खी है, आप इन्हें नहीं छेड़ेंगे तो ये शहद देगी, छेड़ेंगे तो काट काट के मार डालेगी। अलीवर्दी खान के कोई पुत्र नहीं थे, इसलिए इनके बाद इनका नाती सिराजुद्दौला गद्दी पर बैठता है। सिराज उद दौला गद्दी पर बैठता है, और सिराजुद्दौला के शासनकाल की प्रमुख घटना जैसे मनिहारी का युद्ध है, इसके और इसके भाई शौकत जंग के बीच है अक्टूबर 1756 में। यहाँ आपने ब्लैक होल की घटना देखी। फिर 23 जून 1757 में प्लासी का युद्ध है। ये सब सिराजुद्दौला के शासनकाल की घटना है, और ये आप ये कह सकते हैं कि ये बंगाल का अंतिम ऐसा नवाब था जिसने स्वयं के शर्तों पर राज्य किया। सिराजुद्दौला के बाद मीर जाफर आता है, मीर जाफर आता है, मीर जाफर के बाद मीर कासिम आता है, मीर कासिम आता है। मीर जाफर को बंगाल में कलाइब का गीदड़ या कलाइब का गधा कहा जाता था। मीर कासिम के बाद फिर से मीर जाफर आते हैं, मीर जाफर आते। मीर कासिम के शासनकाल की प्रमुख घटनाएं, किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर ट्रांसफर कर दी थी। उसके बाद मीर जाफर आते, और मीर जाफर जब दूसरी बार आते तो 1764 ईस्वी में बक्सर का युद्ध होता है जिसे निर्णायक युद्ध कहते हैं। और मीर जाफर के बाद फिर नजमुद्दौला आते हैं। नजमुद्दौला के समय ही 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की प्रथम और द्वितीय संधि होती है, और नजमुद्दौला अंग्रेजों के द्वारा या अंग्रेजों के उसमें बिठाया बंगाल का नवाब है उनके कार्यकाल में। यह समझ लीजिए कि ब्रिटिश के हाथ की कठपुतली है। इसके बाद सैफुद्दौला आते हैं, सैफुद्दौला आते हैं, और लास्ट बंगाल के जो नवाब है वो है मुबारक दौला। तो यहां से भी कभी कभी प्रश्न ये बनते हैं। तो हमने देख लिया इन सबको इस सीरीज में। नेक्स्ट प्रश्न अब देखते हैं। रेची आर्किपेलागो और लेब्रिनिथ द्वीप समूह किस द्वीप समूह के भाग है? ए बंगाल की खाड़ी द्वीप समूह के, बी अरब सागर द्वीप समूह के, सी कच्छातीबू द्वीप समूह के, डी उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो आंसर देने की कोशिश करें। रेची आर्किपेलागो और लेब्रिनिथ द्वीप समूह, तो इसका सही आंसर अब देखेंगे तो इसका सही आंसर है बंगाल की खाड़ी। ये बंगाल की खाड़ी में स्थित है। यदि हम देखेंगे तो ये बंगाल की खाड़ी है, ये बंगाल की खाड़ी है, ये हिंद महासागर है, और ये अरब सागर है। पहले कभी कभी इस शब्द से भी प्रश्न आता है कि आर्किपेलागो क्या होता है।
तो आर्किपेलिगो ऐसे छोटे छोटे द्वीपों का एक समूह होता है जिन्हें आर्किपेलिगो कहते हैं। तो इसमें से रिची और लैब्रिनिथ आर्किपेलिगो वे ऑफ बंगाल में स्थित है। तो इसका सही आंसर हो गया ये। अरब सागर द्वीप समूह भी है यहाँ। अरब सागर बेसिकली अरब सागर में जैसे लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है, तो लक्षद्वीप के बारे में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि किससे बना है, तो ये कोरल रीफ है, कोरल से बना है। इसी प्रकार से बंगाल के खाड़ी में अंडमान एंड निकोबार है। अंडमान निकोबार इज द साउथ एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज और ये वोल्केनो से बने हैं, ज्वालामुखी से बने हैं। कच्चा द्वीप अभी न्यूज़ों में भी आया था, ये भारत और श्रीलंका के बीच है। तो इसका सही आंसर हो गया ए। नेक्स्ट प्रश्न देखें। निम्नांकित कथनों पर विचार करें। दामोदर नदी हजारीबाग तथा रांची के पठार को अलग करती है। दूसरा, दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से भारत का सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र है। तीसरा, रांची पठार की चोटी पारसनाथ छोटा नागपुर पठार की सर्वोच्च चोटी है। उपरोक्त में से कौन से सत्य है? केवल 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी 1 2 और 3। तो देखिए इस प्रश्न का आंसर। स्टेटमेंट पहला यदि हम देखते हैं, दामोदर नदी हजारीबाग तथा रांची के पठार को अलग करती है। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि दामोदर नदी हजारीबाग और रांची के पठार को अलग करेगी। ठीक है, हजारीबाग और रांची के पठार को अलग करती है दामोदर नदी, बिल्कुल सही बात है। दामोदर नदी बेसिन कोयला भंडार की दृष्टि से सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। ये पूरा आप क्षेत्रीय ले लीजिए, ये जो आपका झारखंड का हो गया, आपका पश्चिम बंगाल का हो गया, ये उड़ीसा वाले क्षेत्र हो गए, ये खनिज संसाधनों की दृष्टि से बड़े महत्वपूर्ण, बड़े संपन्न है। और यहाँ पर देखें तो कोयला काफ़ी विशाल मात्रा में पाया जाता है, गोंडवाना क्रम का कोयला है। तो बिल्कुल ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है। तीसरा, रांची पठार की चोटी पारसनाथ, पारसनाथ रांची पठार की चोटी नहीं है, ये छोटा नागपुर पठार की चोटी है, इसलिए स्टेटमेंट गलत हो जाता है। आंसर हो जाएगा 1 और 2। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सरकार द्वारा लॉन्च किया गया प्रेरणा क्या है? एक नया खेल गतिविधि कार्यक्रम है, बी एक अनुभवात्मक शिक्षण कार्यक्रम है, सी एक अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम है। ये डबल आ गया है, तो सी में जो होना चाहिए था ये प्रश्न थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक है, बट इसका जो सही आंसर हम देखेंगे वो थोड़ा सा गलती हो गई है प्रश्न में, कोई नहीं। तो इसका जो सही आंसर है हाल में जो लॉन्च किया है, ये दोनों ही हैं, एक जैसे ही हो गए ये दोनों, तो दोनों ही आंसर इसका। एक अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम, ये हाल में सरकार के द्वारा लॉन्च किया गया, तो दोनों ही आंसर ठीक है, एक अनुभवनात्मक शिक्षण कार्यक्रम। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट भी करंट का ही प्रश्न है। गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 में सर्वश्रेष्ठ निर्देशन मोशन पिक्चर्स का अवार्ड किसे मिला है? 2024 में गोल्डन ग्लोब अवार्ड की बात कर रहे हैं और सर्वश्रेष्ठ निर्देशक की बात कर रहे हैं कि सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का किसे मिला है। तो सिलियन मॉर्फी ए, बी है क्रिस्टोफर नोलन, सी मैथ्यू मैकफाडन, डी लुडविग गोरनसन। तो आंसर दें आप इसका 9वें का। तो 9वें का सही आंसर है, ये अवार्ड मिला है आपको क्रिस्टोफर नॉलन को। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित पर्वत चोटियों पर विचार कीजिए। माउंट कोयब, सैडल पीक, माउंट दिवालो, माउंट थुलियर। उपयुक्त में से किन की अवस्थिति भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है? ए केवल 2 और 4, बी 1 2 और 3, सी केवल 2, डी 1 2 3 और
4। तो बताइए इसका आंसर। तो ये कह रहा है कि भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह में कौन कौन सी पर्वत चोटियां हैं। अभी तक भी हमने देखा था कि भारत का जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह है वो एक्सटेंशन ऑफ हिमालयाज हो जाता है, या आप कह सकते हैं अराकान योमा, जो भारत और म्यांमार के बीच प्राकृतिक रेखा है, तो अराकान योमा का दक्षिण विस्तार कह सकते हैं आप इसको, दक्षिण विस्तार। और इसकी जो उत्पत्ति है अंडमान निकोबार की, वो ज्वालामुखी उत्पत्ति का है, ज्वालामुखी से हुई, ज्वालामुखी उद्गार से हुई है, ज्वालामुखी उद्गार से हुई है। तो यहाँ कई प्रकार की पीक्स है, तो इनमें से यहाँ देखेंगे माउंट कोयाबो भी है, सैडल पीक, हाईएस्ट पीक ऑफ अंडमान निकोबार, अंडमान निकोबार की सबसे ऊंची चोटी है ये, सबसे ऊंची चोटी है ये, ठीक। माउंट दियोवालो और माउंट थूलियर, तो इसका आंसर हो गया डी, सभी सही है। नेक्स्ट प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित हिमालय की नदियों में से कौन सी नदी हिमालय के उस पार उत्तरी छोर से नहीं निकलती है। उत्तरी छोर से नहीं निकलती है। ए सिंधु, बी सतलज, सी गंगा, जी ब्रह्मपुत्र। तो ये कह रहा है कि हिमालय की नदियों में से कौन सी हिमालय के उस पार से नहीं निकलती है। कहने का मतलब ये है कि यदि हम देखें तो ये कैसे हिमालय के उस पार से नहीं निकलती, इनके जिसका उद्गम भारत से ही होगा सीधा। यदि हम सिंधु देखें तो सिंधु नदी भी यहाँ से आ रही है, तिब्बत वाले क्षेत्र से आ रही है, मानसरोवर के पास से आ रही है सिंधु नदी, आंगसी ग्लेशियर से आ रही है, आंगसी ग्लेशियर से आ रही है, ग्लेशियर, ये आंगसी ग्लेशियर से, तिब्बत के पास से, तो ये आंसर हो नहीं सकता है। सतलज नदी भी मानसरोवर झील के पास से ही है, मानसरोवर झील के पास से भारत में फिर एंटर्ड होती है, तो सतलज नदी भी नहीं हो सकती है। ब्रह्मपुत्र नदी अगेन चेमांग डुंग ग्लेशियर से निकलती है, चेमांग डुंग ग्लेशियर से निकलती है और ऐसे फिर भारत में यहाँ से एंटर करती है, तो ये भी नहीं होती है। तो आंसर है गंगा, क्योंकि गंगा देवप्रयाग में बनती है, तो इसका आंसर हो गया सी। नेक्स्ट प्रश्न पर चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, मानसूनी ऋतु की विशेषताएं है। ए उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम का, उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम का उत्तरवर्ती स्थानांतरण। दूसरा, उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का विकास। तीसरा, अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र का उत्तरवर्ती स्थानांतरण। ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी उपर्युक्त सभी। तो मानसून ऋतु की विशेषताएं में उपोष्ण कटिबंधीय जेट स्ट्रीम का उत्तरवर्ती स्थानांतरण बिल्कुल होना चाहिए, इसका उत्तर की ओर स्थानांतरण होना चाहिए, सही बात है, उत्तर की ओर इसका स्थानांतरण होना चाहिए, उत्तर की तरफ खिसकना चाहिए, बिल्कुल। उष्ण कटिबंधीय पूर्वी जेट स्ट्रीम का विकास होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, नहीं तो फिर भारत में मानसून नहीं आएगा, या आएगा तो देर से आएगा। अंत्य उष्ण कटिबंधीय अभिसरण से ITC-Z, ये इसे हम ITC-Z कहते हैं, या ITC-Z को यह मानसून द्रोणी भी कहते हैं, मानसून द्रोणी भी कहते हैं, मानसून द्रोणी, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो इस अभिसरण क्षेत्र का उत्तरवर्ती खिसका होना चाहिए बिल्कुल, ताकि ये जो मानसून रहने वो उत्तर की ओर भी आए। तो इसके तीनों ही आंसर सही हो जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, 1991 में नई आर्थिक नीति में अपनाई गई मुख्य रणनीति क्या थी। ए उदारीकरण, बी निजीकरण, सी वैश्वीकरण, या उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न को हम देखें। इस प्रश्न का 1991 में अपनाई गई नई आर्थिक नीति, भारतीय जो अर्थव्यवस्था है, इंडियन इकोनॉमी, भारतीय
अर्थ व्यवस्था को यदि हम देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से देखते हैं कि 1947 जब भारत आज़ाद हुआ, 1991 जबकि ये बात कर रहे, इस बीच की यदि हम इंडियन इकोनॉमी को देखें तो उसे हम कहते हैं लगभग बंद अर्थव्यवस्था है हमारी। हमने अपनी इकोनॉमी के द्वार विश्व के अन्य देशों के साथ व्यापार करने के लिए नहीं खोले थे, तो इसे हम क्लोज्ड इकोनॉमी कहते हैं। लेकिन 1991 में हमारी नई न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी आती है, नई आर्थिक नीति आती है। आर्थिक नीति इस समय भारत के जो प्रधानमंत्री है वो है पी.वी. नरसिम्हा राव। नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री है डॉक्टर मनमोहन सिंह। तो इसी समय एक नई नीति आती है और हम जो क्लोज्ड इकोनॉमी से ओपन इकोनॉमी को हो जाते हैं तो हम एलपीजी रिफॉर्म्स को अपनाते हैं। एलपीजी रिफॉर्म्स कभी कभी लिखा होता है कि हमने एलपीजी रिफॉर्म्स कब अपनाए थे, तो 1991 में। और यही एलपीजी रिफॉर्म्स है लिबरलाइजेशन जिसे आप उदारीकरण कहते हैं, प्राइवेटाइजेशन जिसे आप निजीकरण कहते हैं, ग्लोबलाइजेशन जिसे आप वैश्वीकरण कहते हैं, डी। तो इसका सही आंसर हो गया डी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है नई जीडीपी आंकड़ों में आधार वर्ष 2004-5 के स्थान पर बदल करके क्या रखा गया है? ए 2011-12, बी 2010 और 11, सी 2008 और 9, डी 2007 और 8। तो नई जीडीपी आंकड़ों के अनुसार जो हमारा पहला आधार वर्ष हुआ करता था जिस पे हम काउंट करते थे, आधार वर्ष 2004-5 हमने बेस ईयर माना था अपनी इकोनॉमी के लिए, उस बेस ईयर को हमने परिवर्तित कर दिया। अब 2011-12 हमने अपना बेस ईयर माना है। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है ब्रिटिश सेना में सेवारत भारतीय सैनिकों का पहला सैनिक विद्रोह निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुआ था? ए वेल्लोर विद्रोह, बी वेल्लोर में विद्रोह, बी पटना में विद्रोह, सी बैरकपुर में विद्रोह, डी मेरठ में विद्रोह। तो ये जो ब्रिटिश सेना में सेवारत पहले भारतीय सैनिकों का विद्रोह हुआ था, ये वेल्लोर में हुआ था और इसे हम वेल्लोर विद्रोह, वेल्लोर सैन्य विद्रोह के नाम से ही जानते हैं, वेल्लोर सैन्य विद्रोह। और ये वेल्लोर सैन्य विद्रोह हुआ था 1806 ईस्वी में। 1806 ईस्वी में वेल्लोर में एक सैन्य अधिकारी है, सैन्य अधिकारी या यूं कह लीजिए कि गवर्नर के रूप में भी वो काम कर रहे हैं, यहाँ पर गवर्नर के रूप में भी काम कर रहे हैं। उनका नाम है लॉर्ड विलियम बेंटिक। ये जो लॉर्ड विलियम बेंटिक है वो जो भारत में आते हैं तो वो मना कर देते हैं कि आप किसी प्रकार का तिलक नहीं लगाएंगे, कानों में बालियां नहीं पहनेंगे, एक्सेट्रा वगैरह। तो इसके परिणाम स्वरूप वेल्लोर में एक विद्रोह हो जाता है 1806 में। तो आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न चीनी यात्री हैंसांग के नालंदा पर वहां के किस विद्वान आचार्य ने उसका स्वागत किया था? ए अतीश ने, बी दीपंकर श्रीज्ञान ने, सी रक्षित ने, डी शैलभद्र ने। तो इसका सही आंसर है शैलभद्र। ये आचार्य हुआ करते थे नालंदा विश्वविद्यालय के। जब ये आए तो ये नालंदा विश्वविद्यालय, ये नालंदा विश्वविद्यालय के आचार्य थे जब हैंसांग भारत में आए थे, जिनका नाम शैलभद्र था। जो हैंसांग है ये हर्षवर्धन के राज्य में भी रहे हैं, हर्षवर्धन के राज्य में भी रहे। और हैंसांग को हम कहते हैं यात्रियों का राजकुमार। ये भारत में बौद्ध धर्म के संबंध में जानकारियां प्राप्त करने के लिए आए थे। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न हम देखें। राज्यों में विधान परिषद के सृजन हेतु संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित
प्रक्रियाओं को अपनाया गया है? वर्णित प्रक्रियाओं को अपनाया गया है। ए अनुच्छेद 368, बी अनुच्छेद 69, सी 269 या अनुच्छेद 169। तो राज्यों में विधान परिषद का सृजन, यानी कि राज्यों में विधान परिषद बनानी है, क्योंकि राज्य में एक सदन भी हो सकता है, द्विसदनीय। यदि द्विसदनीय बनाना है तो विधान परिषद का सृजन करने के लिए हमारे पास आर्टिकल 169 है। आर्टिकल केवल 69 में लिखा हुआ है, भारतीय उपराष्ट्रपति के शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में, कि भारतीय उपराष्ट्रपति किस प्रकार से शपथ लेता है। और अनुच्छेद 368 में लिखा गया है संविधान संशोधन। और ये जो संविधान संशोधन है ये हमने लिया भी है दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। आर्टिकल 269 में लिखा गया है केंद्र द्वारा लगाए गए करों के बारे में। इसमें स्पेशली मेंशन है कि केंद्र द्वारा इन करों को लगाया जाएगा और फिर इन्हीं करों को केंद्र के द्वारा वसूला जाएगा, फिर इनको बांटा जाएगा राज्य में। इनके 269 में वह कर आते, वो टैक्स आते जिनको लगाने का अधिकार केंद्र सरकार का है, वसूल करने का अधिकार भी केंद्र सरकार का है, फिर उनको वर्गीकृत करने या बांट देती है राज्यों के बीच। ये बताया गया इसमें। नेक्स्ट प्रश्न में चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी एक याचिका अधीनस्थ न्यायालय की कार्य पद्धति का परीक्षण करती है? ए अधिकार परीक्षा, बी परमादेश, सी उत्प्रेषण या डी बंदी प्रत्यक्षीकरण। तो इसका सही आंसर है उत्प्रेषण। अधीनस्थ न्यायालय ये एक्चुअली जो हमारा हायर जुडिशरी उसके द्वारा जारी की जाता है अधीनस्थ सबऑर्डिनेट कोर्ट को, कि आप कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो आपके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। तो एक प्रकार के ये कार्य पद्धति का परीक्षण करती है। जबकि अधिकार परीक्षा के द्वारा रिट जारी कर दी जाती है कि आप किसी सार्वजनिक पद पर बैठे हो तो किस उससे बैठे हो। परमादेश एक आदेश दिया जाता है, मैंडेमस की हम आदेश देते हैं। और बंदी प्रत्यक्षीकरण हावियस कॉर्पस यानी कि विद कॉर्पोरल बॉडी, आपको बंदी व्यक्ति को न्यायालय के सम्मुख प्रस्तुत करना है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट है, भारत में चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट किसका मानस पुत्र है या इनके जन्मदाता कौन है? ए न्यायमूर्ति भगवती, बी श्री राजीव गांधी, डी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डी श्रीमती प्रतिभा पाटिल। तो चलित न्यायालय मोबाइल कोर्ट ये 2007 में पहला ऐसा चलित न्यायालय हरियाणा में बना था, हरियाणा में। और इसके सूत्रपात थे हमारे फॉर्मर राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। चलिए लास्ट प्रश्न देखते हैं आज का। लास्ट प्रश्न है, लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? लोक लेखा समिति अपनी रिपोर्ट किसे प्रस्तुत करती है? नियंत्रक या महालेखा परीक्षक को, लोकसभा के स्पीकर को, संसदीय मामलों के मंत्री को या भारत के राष्ट्रपति को? तो पब्लिक अकाउंट कमेटी अपनी रिपोर्ट लोकसभा के स्पीकर को देती है। और ये जो पब्लिक अकाउंट कमेटी है, लोक लेखा समिति, इसकी स्थापना ये भारत की पुरानी एक सबसे पुरानी समिति है। 1921 में इस पीएससी की स्थापना की गई थी। जो 1919 का भारत सरकार अधिनियम आया था उसके तहत ही इसकी स्थापना 1921 में की गई थी। यदि सदस्य की बात करें तो इसमें टोटल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें 15 लोकसभा से होते हैं और 7 राज्यसभा से होते हैं। जनरली ये सरकार के खर्चों की छानबीन करती है या उसको एग्जामाइन करती है। और साथ के साथ इसका एक काम ये भी है कि जो कैग की रिपोर्ट होती है उस कैग की रिपोर्ट को एग्जामाइन करना भी लोकसभा समिति का कार्य होता है। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।